नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए अदानी विलमार के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कब वो रिवर्सल करेगा क्योंकि एक पैटर्न्स जो बना है उस पैटर्न्स के एंटी भी हो चुके हैं। अभी धीरे-धीरे करके वो करेक्शन हो गया था, उसके बाद धीरे-धीरे करके रिकवरी भी हुआ। तो चलो सबसे पहले मैं वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके आया हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पैटर्न्स बना था एक। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था, रेंज मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3-3 बार क्या बना? बाइंग कैंडल बने। 1 बार, 2 बार, 3 बार बाइंग कैंडल बने और इस तीनों बाइंग कैंडल को मैं जब मैं मार्किंग किया, तब मुझे क्या मिला? तब मुझे एक रेंज मिला और इसी रेंज के नीचे साइड में और ऊपर साइड में, इस दोनों साइड में क्या हुआ, आपको एक रेंज मिला नीचे साइड में और ऊपर साइड में। अ, ठीक है? तो इस रेंज को मार्किंग करना है, तो रेंज को जब मार्किंग करेंगे, तो उस रेंज को मार्किंग करने के बाद आपको देखना है कि उसका परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है। तो जो परसेंटेज निकल के आया, वो कितना? 33% के आसपास है। तो इसका मतलब 20% के ऊपर अगर इस तरीके से कुछ रेंज बने और दूसरी बात 200 डेज़ ईएमए के अगर नीचे इस तरीके से कुछ रेंज बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है, जब भी इस लोअर साइड को टच करेगा, तब एंटी बनेगा। तो कहाँ पे एंटी बना? इस जगह पे। उसके बाद टारगेट कहाँ पे बनेगा? इस जगह पे। तो टारगेट अभी बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो अलग बात है। कंटिन्यूअसली देखिए एक सेल ऑफ हो रहा था। एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। अभी 200 डेज़ उसको एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लगा, तो वहाँ पे वो रुके हुए हैं। जब भी इस हायर लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा-सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, थोड़ा-सा टाइम पीरियड तो लगेगा क्योंकि कंपनी के नज़दीक रिज़ल्ट भी है। फ़रवरी मंथ में 7th ऑफ फ़रवरी में कंपनी का रिज़ल्ट भी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो करेक्शन होकर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, वो ईज़ी तरीके से टारगेट अचीव करने का कोशिश करेगा और जिस तरीके से वो मतलब एंट्री लेवल ले चुके हैं, उसके बाद रिवर्सल भी हुआ था। सपोर्ट को भी सॉरी रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किए और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो अभी इस लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा, तो वो इस 500 488 का जो टारगेट है, उस टारगेट को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, मैंने डिसीज़न लिया, क्यों एंटी लिया, उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। हाँ, रिस्की ट्रेड ऑब्वियसली है, तो इसलिए मैं एकदम सबसे कम क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि रिस्की ट्रेड ऑब्वियसली है क्योंकि कंपनी की एक चीज़ आप देखेंगे, तो कंपनी में क्वार्टरली रिज़ल्ट में सेल्स में तो कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा कमियाँ नहीं है। हाँ, 14,000 करोड़ से 12,000 करोड़ बना, तो सेल्स में तो कमियाँ है, मगर उतना ज़्यादा नहीं है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए इतने सालों तक ठीक-ठाक था। लास्ट 2 ईयर्स में सेल्स खराब हो गया, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन खराब हो गया। तो नेट प्रॉफिट खराब हुआ और उसके साथ-साथ करंट जो ईयर कंपनी का रिज़ल्ट आने वाला है, वहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है, जहाँ पे ल देख के लग रहा होगा कि कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ, मगर मुझे लग रहा है कि क्वार्टरली रिज़ल्ट में फिर से एक बार लॉसेस होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो रिज़र्व और बोरिंग्स दोनों ही बढ़ता हुआ देखने को मिले और मैंने इस कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर टेल लिया क्योंकि कंपनी इस बार हाईएस्ट सीडब्ल्यूआई के ऊपर पैसा लगाया। मतलब बिज़नेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया और पैसा जब कोई भी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाता है। क्योंकि कंपनी को जो ट्रेड का रिसीव हुआ, मतलब जो कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ प्रोजेक्ट मिला करीबन 1900 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला, जिसके चलते मैं एक पॉजिटिव फील यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस कंपनी के मैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, मुझे बहुत बार को कॉम कमेंट्स आया कि सर इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है? देखिए इंस्टीट्यूशन कहाँ से रहेंगे? अगर प्रमोटर खुद नहीं माल बेचेंगे तो इंस्टीट्यूशन कहाँ से रहेगा? क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ऊपर कोई भी होल्ड शेयर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 87 के आसपास। तो 87 के आसपास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिला। तो इसका मतलब आज नहीं तो कल उसको शेयर को बेचना पड़ेगा। जब भी शेयर बेचेंगे तब आप देखना इंस्टीट्यूशन उस शेयर को खरीदारी करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीज़न ले रहा है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पतंजलि फूड। देखिए अदानी विलमार इंडिया के नंबर 1 एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद पतंजलि फूड सेकंड पोजीशन में है। मगर आज कंपेयर करूँ तो देखिए मैरिको जिसको एडिबल इंडस्ट्रीज़ के नाम दाखिल करा चुके हैं और उस सेक्टर में मैरिको नंबर 1 है। उसके बाद पतंजलि है, उसके बाद अदानी विल्मर है। तो पतंजलि के शेयर में एक मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी इस साल में खुद के जो कर्जा है उसको 1% सॉरी 1% नहीं पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी ने क्या किया कम किए। तो कितना कम हुआ? चलो मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले साल में कितना था 162 करोड़। इस साल में कितना हुआ? सॉरी 2021 में कितना था 162 करोड़। उसके बाद 2022 में क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ चुके थे। अभी जो मार्च 2023 में कंपनी का जो कर्जा है तो वो थोड़ा सा कम हुआ। सॉरी यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस कैपिटल वो कम हुआ। तो उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी आप देखेंगे तो कर्जा भी कम हुआ। तो प्रेफरेंस कैपिटल जितना कम होगा और उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। और उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 80 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है। लास्ट 7 ईयर्स कंपनी इतना ज़्यादा पैसा आज तक नहीं लगाया। तो फर्स्ट टाइम कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में अच्छा खासा पैसा लगा है। तो एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा डीएस ने क्या किया खुद के होल्डिंग को बेच दिया और एफएस ने क्या किया होल्डिंग को खरीदारी कर लिया। इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने सेल ऑफ किया और एक इंस्टीट्यूशन ने बाय किया। ये दोनों कारण की वजह से शेयर में एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला है और इंस्टीट्यूशन जब से बाय करना स्टार्ट किया तब से लेकर इस कंपनी एक अप टेन मोमेंटम में देखने को मिला है। जैसे आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पतंजलि के ऊपर क्या बना? पतंजलि के ऊपर यहाँ पे एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना। तो देखिए जब भी कप विथ 100 पैटर्न्स क्रिएट होगा, तब आपको हमेशा 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहले ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होना चाहिए। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? जो लोग बिगिनर है उसके लिए बता दूँ कि यहाँ पे जो रेंज मैंने मार्किंग किया कप विथ 100 पैटर्न्स में, कप किस तरीके से बना देखिए, यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न्स को आपको ढूँढकर कप ढूँढना चाहिए। उसके बाद छोटा-सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, तब भी आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको देखना है, ये जो रेंज बना, इस रेंज के ऊपर इस तरीके से कोई ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल चाहिए और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। मतलब इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग बने, तब एंट्री बनेगा। हाँ, आप यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री लेंगे कि रिवर्सल करके यहाँ पे टच करेंगे तब एंट्री लेंगे, वो अलग बात है। मगर ये 2 कन्फर्मेशन आपको ज़रूर मिलना चाहिए। तो फाइनली कन्फर्मेशन तो मिल चुके हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हुआ। अभी देखिए कि रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी का रिज़ल्ट भी आने वाला है। कंपनी का रिज़ल्ट आएगा 13 तारीख को, तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा टाइम लगेगा, रिज़ल्ट आने के बाद ही एक जर्नी देखने को मिलेगा कि कंपनी कौन-सी दिशा में जाने वाला है। अगर अपसाइड में जाए यहाँ से, तो मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, मेरा खुद का जो टारगेट है वो 2062 के आसपास। देखिए मेरा खुद का टारगेट है, मैं आपको किसी को टारगेट नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसको रिस्क मैनेजमेंट करके काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या ओपिनियन है, आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर जानकारी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए, आप कौन-सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं और आपका कोई डाउट है, तो वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रोसरी बायोटेक। तो मुझे इस कंपनी में बहुत एक पॉज़िटिव फीलिंग्स लगता है, क्योंकि जो केमिकल सेक्टर मतलब पूरा का पूरा इंडिया में जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, सारे कंपनीज़ का हालत खराब है। चाहे रिलायंस का भी केमिकल्स का बिज़नेस है, टाटा का भी केमिकल्स का बिज़नेस है, अदानी का भी है। तो इतने बड़े-बड़े प्लेयर के ऊपर है केमिकल्स का बिज़नेस, एसआरएफ जैसे केमिकल्स कंपनी है, पिडिलाइट जैसे केमिकल्स कंपनी है। इतनी सारे केमिकल्स कंपनी, सारे के सारे हालत ख़राब है, फिर भी रोसरी बायोटेक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कंपनी टोटली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। जहाँ पे कंपनी का होम, पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल, साथ ही साथ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए उस टाइम में भी कंपनी जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है उस सेक्टर का डिमांड मार्केट में कम होने के बाद भी इस कंपनी ने धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। धमाका मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि कंपनी लगातार खुद के जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगातार बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 22 करोड़, 23 करोड़, 26 करोड़, 34 करोड़ तो एक अलग लेवल का
प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस सारे पॉइंट्स को ज़रूर ऑब्ज़र्व करिए, स्टडी करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना दम है इस कंपनी के ऊपर। तो ऐज़ ए देखिए, इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के जो रिज़र्व है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के बोरिंग्स लगातार अ, ये भी थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी जो बोरिंग्स लिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग्स हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं। कंपनी के बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है। आप यहाँ पे देखेंगे 0.13% के आसपास। तो कंपनी हर दिशा में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग लेवल में, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, तो सोचना कंपनी में कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है फ्यूचर के लिए। तो रोसरी बायोटेक के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो सब्र का फल कितना मीठा होता है वो आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना और 2 बार शोल्डर बना और मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मतलब मैं आपको बहुत बार शेयर किया हूँ कि जब भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार अगर इस तरीके से शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, तो उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो हायर कन्फर्मेशन है, जो टारगेट है उस लेवल तक अचीव करेगा। तो इसका एक्चुअली टारगेट कितना है? 943 के आसपास। तो 943 के आसपास यहाँ पे टारगेट है, मगर कंपनी ने इस लेवल को टच करने के बाद रिवर्सल किया। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना था। वही रेजिस्टेंस को टच करके कंपनी नीचे आया। तो नीचे तो आया, उसके बाद क्या हुआ देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी फिर से रिवर्स कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ से करेक्शन हुआ तो कंपनी फिर से गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। पेशेंस के साथ बने रहेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है और उसके साथ अगर पेशेंस के साथ बने रहेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फाइनली कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ईज़िली इस लेवल तक टारगेट को अचीव करेगा। हाँ, टाइम थोड़ा-सा लग सकता है, कोई बात नहीं, अगर 1 साल भी लगे, तो उसके लिए 27% रिटर्न देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बाकी आपके क्या डिसीज़न है, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़। देखिए टीसीएस के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो अलग लेवल का धमाका परफॉर्मेंस कंपनी इस बार किया। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया, थोड़ा-सा इम्पैक्ट का मतलब क्या है? पिछले जो क्वार्टर्स का रिज़ल्ट था, उसको कंपनी बीट नहीं कर पाया, तो इसको कहा जाता है एस्टीमेट मिसिंग। तो कंपनी एस्टीमेट को मिसिंग किया, फिर भी कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस इसीलिए हुआ, क्योंकि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रोथ किया। अगर कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू सालों का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी एवरेजली 13% के ऊपर सेल्स का ग्रोथ और 10% के ऊपर प्रॉफिट का ग्रोथ मेंटेन्स किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर 10% का ग्रोथ, तो आप तो हमेशा बता के आए हैं कि 15% के ऊपर ग्रोथ हो तो अच्छा है। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी से सॉरी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो और मार्केट कैप देखिए 14 लाख करोड़। इतनी बड़े कंपनी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो उसमें 10% का ग्रोथ भी कोई छोटा-मोटा ग्रोथ नहीं है। और रही बात टीसीएस के चार्ट पैटर्न का, टीसीएस के ऊपर मैं बात करूँ, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया या ₹9 करके एक डिविडेंड देने वाला है। उसके साथ-साथ एक स्पेशल डिविडेंड ₹18 के आसपास वो देने वाले थे। तो कंपनी ऑलमोस्ट डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जितने सारे लोगों को डिविडेंड मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। इसके ऊपर एक पैटर्न स्केट हुआ, कप विथ 100 पैटर्न्स फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा और मुझे लग रहा है वो ईज़ी तरीके से टारगेट को अचीव करेगा। थोड़ा-सा यहाँ पे रुकेगा। देखिए शेयर का यही हमेशा रूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली कभी भी टारगेट नहीं देता है। थोड़ा-सा अप, थोड़ा-सा डाउन इस तरीके से परफॉर्मेंस करके ही वो टारगेट को अचीव करेगा। अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखी तो 13% के आस-पास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।